रेजिस्टेड एक्सरसाइज क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें क्या है, आगे चलते हैं। कंस्टिट्यूट ए कॉम्बिनेशन ऑफ असिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ए सिंगल मूवमेंट। ठीक है, ये कैसे बनता है? तो भाई कोई सिंगल मूवमेंट आप कर रहे हो, उसमें असिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस दोनों चीज साथ, क्या मतलब है उसका? असिस्टेंस और रेजिस्टेंस के साथ कैसे देंगे? लक्ष्मी बताओ एग्जाम्पल को। यानी कराएंगे, कैसे कराएंगे? असिस्टेंट रेजिस्टेंट एक्सरसाइज, जहाँ पे असिस्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है। बताओ। नहीं पता? तो खाली एक्टिव रेजिस्टेंस को वेट बांध दो, असिस्टेड भी तो आपने का वेट दे दिया, उठाया, तो एक्टिव रेजिस्टेड हो गया ना। एक्टिव असिस्टेड रेजिस्टेड की बात होती है, असिस्ट भी करना है और रेजिस्ट भी करना। बताया था कि कोई हैवी वेट अगर आपने किसी दे दिया, वो नहीं उठा पा रहा है, तब आपने असिस्ट किया, तो आपने असिस्ट किया प्लस वेट हो गया रेजिस्टेंस, अगर अपने आप में एक्टिव असिस्टेड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्टिव असिस्टेड रेजिस्टेड। ठीक है, असिस्टेंस के साथ आप रेजिस्ट कर रहे हो, कोई वेट उठा रहे हो, उसे हम बोलेंगे एक्टिव असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज। कौन गया? ये कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ असिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ए सिंगल मूवमेंट। तो मूवमेंट कर रहे हो तो उसमें दोनों कॉम्बिनेशन होता है, असिस्टेंस और रेजिस्टेंस। इट इज प्रेफरेबली ओवर असिस्टेड एक्सरसाइज एज इट मीट्स द मसल्स नीड्स विद ग्रेट एक्यूरेसी। ठीक है, इसमें क्या है, ये असिस्टेड एक्सरसाइज होती है एज इट मीट्स द मसल्स नीड्स विद ग्रेटर एक्यूरेसी। इसमें मसल्स की एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तभी हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है रेजिस्टिव एक्सरसाइज, जो आप बताया था वो होता है रेजिस्टिव एक्सरसाइज। डेफिनेशन क्या होगी? ए टेक्निक बेस्ड ऑन अप्लाइंग रेजिस्टेंस एंड आउटसाइड फोर्स व्हिच मे बी मैनुअल मैकेनिकल। ठीक है, कोई भी आप कोई टेक्निक लगा रहे हो जिसमें रेजिस्टेंस लग रहा है, चाहे वो मैनुअली हो या मैकेनिकली हो, किसी मशीन से लग रहा हो या आप लगा रहे हो मैनुअली, तो मसल ड्यूरिंग डायनेमिक और स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स एंड मसल साइज। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? ड्यूरिंग डायनेमिक और स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन, डायनेमिक और स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स बढ़ रही है और क्या बढ़ रहा है? मसल का साइज बढ़ रहा है। जैसे लोग जिम करते हैं, डंबल करते हैं, उठाते क्यों करते हैं? क्या होता है उसका? कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ता है और मसल साइज हाइपरट्रॉफी होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होती है किससे? रेजिस्टिव एक्सरसाइज से। डंबल जैसे ऊपर बना हुआ है, in isometric or isotonic contraction the resistance must be sufficient to increase the intramuscular tension. In isometric and isotonic contraction the resistance must be sufficient to increase the intramuscular tension. अगर आप आइसोमेट्रिक करा रहे हो या आइसोटोनिक करा रहे हो, दोनों क्या होता है? आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक सब चीज। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों एक्सरसाइज क्या होती है? लिखा है ना, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ? बहुत बार बताया मैंने, कई बार बताया नहीं है। क्या होता है आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक? ये बात क्या नहीं पता? लक्ष्मी नहीं पता, यही भूल जाना। कैसे काम चलेगा आपको कैसे भूल जाना है? आइसोमेट्रिक नहीं पता, आइसोटोनिक इतनी बार रिपीट करते बार किया ही नहीं, ऐसा नहीं किया। सिंपल सी चीज बोल जाओ, आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रोनिक बेसिक है, इसको कब भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? बताइए, कोई आशा बताइए क्या? आइसोमेट्रिक क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है विदाउट एनी मूवमेंट या मसल स्ट्रेचिंग नहीं होती या शॉर्टनिंग नहीं होती। आइसोटोनिक में क्या है? मूवमेंट विद मसल शॉर्टनिंग या लेंथनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? हम डंबल कर
अब हाथ मोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मसल शॉर्ट हो रही है। अच्छा सीधा कर रहा है तो मसल लेफ्ट हो रही है, ये क्या आइसोटोनिक हुआ। ठीक है, आइसोमेट्रिक क्या है, खाली अपने हाथ में ऐसे पकड़ा ठीक किया, मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे आप जब उसको प्रेस कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन में मसल सिकुड़ रही है, फैल रही है, सिकुड़ रही, फैल रही है, लेकिन ज्वाइंट का मूवमेंट नहीं होता है। तो ये होता है आपका आइसोमेट्रिक, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता। जैसे आप दीवार से खड़े हो इस तरह से, आपसे कहा जाए प्रेशर लगाइए, आपने प्रेशर लगाया छोड़ा, लगाया छोड़ा, ये क्या हुआ, आइसोमेट्रिक हुआ। ठीक है, अब आप ऐसे कर रहे हो, ये क्या हुआ, आइसोटोनिक। ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, मसल लेंथनिंग हो रही है। इस चीज को याद रखो, ये बेसिक है। कहीं अगर हॉस्पिटल में कहीं जाओगे सबसे पहले ये बोला जाएगा जाके पेशेंट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराइए। आपको पता ही नहीं है आइसोमेट्रिक क्या होता है, आपने जाके पता ना सी गर्दन से हिला दी तो क्या होगा, गर्दन नहीं हिलानी, वहाँ रोक के रखना, खाली आपको प्रेशर दीजिए, ये आइसोमेट्रिक हुआ। ठीक है, आइसोटोनिक क्या हुआ, ये हुआ। अब याद रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन द रेजिस्टेंस मस्ट बी सफिशिएंट टू इंक्रीज द इंट्रामस्कुलर टेंशन। इतना आपको रेजिस्टेंस देना है कि मसल टेंशन डेवलप हो, चाहे वो आइसोटोनिक कर रहे हो या आइसोमेट्रिक कर रहे हो। ठीक है, तो आपको उतना ही रेजिस्टेंस देना है जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंट्रामस्कुलर टेंशन जो है वो डेवलप हो जाए। इंट्रामस्कुलर टेंशन मतलब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो, मतलब मसल सिकुड़े फैले। ठीक है, तो वो होता है इंट्रामस्कुलर टेंशन। क्लियर है सर? रेजिस्टेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय फ्री वेट्स। रेजिस्टेंस और फ्री वेट्स की यूज करते हैं, डंबल्स है, पुलीज है, स्प्रिंग्स है ना, इनके थ्रू जो देते हैं वो फ्री वेट हो गए। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। एक होता है वेट मशीन आती है, कोई भी मशीन आपको दे देती है, वेइंग मशीन, सॉरी वेइंग कह रहा हूं, वेट मशीन जो होती है उसमें बैठ के आप एक्सरसाइज करते हो। जैसे जिम में जाते रहते हो ना, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, वो सब होती है वेट मशीन, है ना। तो वेट लटका दिया, आप खींच रहे हो या पैर से कर रहे हो, बहुत सारी होती है। वाटर में क्या है, पानी का रेजिस्टेंस मिलता है। कभी आप पानी में उतरो, नदी में, किसी स्विमिंग पूल में, पैर हिलाओ, क्या होगा, लगता है ताकत लग रही बहुत, तो पानी का रेजिस्टेंस लग रहा है। ठीक है, उसके बाद का बॉडी वेट ऑफ पेशेंट का खुद का बॉडी वेट है, उससे एक्सरसाइज करना। ठीक, कैसे करोगे बॉडी वेट से एक्सरसाइज? हाँ, एक्सरसाइज बोलते हैं, या जैसे आप बैठे हो, ठीक है, बैक पे जाके आपको इस पैर की एक्सरसाइज करनी है, आपने इस पैर को उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, कैसे करोगे? जब पेशेंट है, आपने पेशेंट को गाइड कर दिया एक्सरसाइज, उसका घर में से बताया आपको, तो बता दो कि तो नीचे है तो नीचे चेयर पे बैठिए या टेबल पे बैठ जाइए, और इस पैर की एक्सरसाइज अगर आप करेंगे इस पैर से रखिए। ठीक है, इसका वेट आ गया इस पे, आप पैर उठाइए। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ एक्सरसाइज। अपना रेजिस्टेंस या फिर ऐसे इसको इस पर किया, ऐसे कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉडी वेट ऑफ पेशेंट। और द फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, अब जैसे मैंने पैर रखा था, अब वहाँ पे अगर आप मौजूद हो, फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हो, क्या करेगा, पैर की जरूरत नहीं है, फिर हम अपने हाथ से रोकेंगे। जैसे मान लो एक्सरसाइज करा दो, तो फिजियोथेरेपिस्ट हाथ रोकेगा, कह रहा हमसे हाथ मोड़ो, वरना हाथ मोड़ो, उसका रेजिस्टेंस लग रहा है, रोक रहा मेरा तो मैं मोड़ूंगा। ये हो गया फिजियोथेरेपिस्ट का काम। इतने तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। फ्री वेट, जिसमें आप कोई भी डंबल या किसी तरह का उठा दो, वेट मशीन होती है तरह तरह की, देखो जाके वहाँ पर बहुत सी मशीन होती है। वाटर हो गया, बॉडी वेट ऑफ पेशेंट हो गया, और फिजियोथेरेपिस्ट। इतने टाइप के रेजिस्टेंस आपको मिलते हैं जो आप पेशेंट को दे सकते हो, जो सुटेबल है उसके लिए। ठीक है, अब आता फैक्टर्स कंट्रीब्यूट मस्कुलर एफिशिएंसी। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मस्कुलर एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करते हैं? पहला, पावर कैन बी इंक्रीज्ड व्हेन यू ट्रेनिंग मसल्स अगेंस्ट प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, पावर कैसे इंक्रीज होगी? व्हेन यू ट्रेनिंग मसल्स अगेंस्ट प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस। जब आप रेजिस्टेंस, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस मतलब वो क्या हुआ, कैन बी इंक्रीज्ड व्हेन यू ट्रेनिंग मसल्स अगेंस्ट प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस। हार्ड तो करेंगे, साथ साथ क्या प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ाते जाओगे वेट को। जैसे फल जाग गए, मान लो फॉर एग्जाम्पल टहलने गए या रनिंग किया, तो आप 1 किलोमीटर दौड़े, ठीक है, पहले दिन में 10 किलोमीटर दौड़ लिया, फिर क्या किया 1 किलोमीटर आप 4-5 दिन हफ्ते में दौड़ लिए, फिर आप बढ़ा सकते हो, आधे किलोमीटर बढ़ा के दौड़ते हैं, 1.5 किलोमीटर दौड़े। ऐसी डंबल आपने उठाया हाफ kg का, अब हफ्ते भर आपने हाफ kg किया, आपको लगा तो मैं आराम से कर लेता हूँ, अब 1 kg कर सकता हूँ। तो ये प्रोग्रेशन हुआ, मतलब हमने वेट को बढ़ाया। तो क्या कैन बी इंक्रीज व्हेन यू ट्रेनिंग मसल अगेंस्ट प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस। पावर में कैसे बढ़ेगी? जब रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। अब आप आधा ही किलो करते रहोगे इस साल भर तक, तो क्या होगा, पावर नहीं बढ़ेगी ना। तो आपको पावर बढ़ानी है, ताकत बढ़ानी है। हमारे जो पेशेंट है उसकी कोई हाथ पैर कोई वीक है, तो वहाँ क्या करोगे आप? पहले क्या करोगे,
उसको ऐसे कराओगे ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक, ग्रेविटी के अगेंस्ट करा दो, नहीं कर पा रहा है, पहले उसकी ट्रेनिंग कराओ। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट करने लगा फिर आप क्या करोगे, उसको हाफ केजी का वेट दे दिया, या अगर आप मौजूद आपने अपने हाथ से उसको हल्का सा प्रेशर दिया और कब पैर उठाइए, ठीक है, हफ्ता 10 दिन आपने कराया, अब लग रहा ताकत लगा ले रहा है, फिर आपने थोड़ा सा ताकत बढ़ा दी अपनी, अब उठाइए। ऐसे ही घर पे गाइड करने का आपको क्या, घर पर आधा किलो का कोई पैकेट ले लीजिए इस चीज़ का, या वेट खरीद लीजिए, उसको मान लीजिए हाफ केजी से करिए 10 दिन तक, जब वो लगता आप कर देंगे फिर 1 केजी कर दीजिए। ये होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है। फिर आता है एंड्योरेंस, हाई रिपीटिशन एंड लो इंटेंसिटी रेजिस्टिव एक्सरसाइज कैन बी डेवलप एंड्योरेंस। एंड्योरेंस कैसे डेवलप होगा, तो हाई रिपीटिशन, जब कोई एक्सरसाइज हम उसकी रिपीटेशन ज़्यादा कर रखेंगे, है ना, एंड लो इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी कम रखेंगे, रेजिस्टिव एक्सरसाइज कैन डेवलप एंड्योरेंस। एंड्योरेंस हमारा ये नहीं कि आपने एक बार में बहुत 50 किलो वेट उठा लिया, उससे एंड्योरेंस नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वो वेट लिफ्टिंग होगी। एंड्योरेंस अगर आपको बढ़ाना है तो आपको कम वेट से, कम रेजिस्टेंस से अपना टाइमिंग बढ़ाना है, ठीक है। जैसे आप मान लो 10 मिनट का करो, फिर 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, है ना, उससे आपकी एंड्योरेंस बढ़ी, आपकी स्टैमिना बढ़ी, ठीक है। तो जब रनिंग साइकिलिंग वाला आप करो, सिंपल घर पे साइकिल होती है, स्टैटिक साइकिल देखी किसी ने, एक्सरसाइज साइकिल होती है, उसको आप 10 मिनट चला रहे हो, 15 मिनट चला रहे हो, 20 मिनट चला रहे हो, तो उससे आपका एंड्योरेंस बढ़ा है। अगर आपने उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस होता बढ़ाने के लिए वो बढ़ा दिया, तो उससे आपका एंड्योरेंस नहीं बढ़ेगा, उससे आपकी ताकत बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, ठीक है। एंड्योरेंस कैसे बढ़ेगा, रिपीटिशन बढ़ाने से। ये कोई काम 10 मिनट कर रहे हो, उसका आप आधा घंटा कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो, उससे आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। वॉल्यूम, इंक्रीजिंग द पावर एंड स्ट्रेंथ विल लीड टू इंक्रीज द मसल वॉल्यूम। जब आपकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्या होगा, विल लीड टू इंक्रीज द मसल वॉल्यूम, तो मसल का वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा जब आपकी पावर और स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अब आता है इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ रेजिस्टेड एक्सरसाइज। इसका इफेक्ट क्या है, यूज क्या है? पहला है स्ट्रेंथनिंग द मसल्स ड्यू टू इंक्रीज टेंशन थ्रू ग्रेजुअल ओवरलोड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मसल्स और मस्कुलर ग्रोथ, ठीक। क्या करेगा, स्ट्रेंथनिंग द मसल्स ड्यू टू इंक्रीज टेंशन, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेगा कैसे, टेंशन को इंक्रीज करके, थ्रू ग्रेजुअल ओवरलोड, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे लोड को बढ़ा के, ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मसल्स, किसी भी मसल्स को जो मैंने बताया कि धीरे धीरे के रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे, जैसे हाफ केजी, 1 केजी, 1.5, 2 केजी, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, और मसल या किसी मसल ग्रुप के लिए काम कर रहे हो उससे। सेकंड का एंड्योरेंस इंक्रीज कैसे होगा, थ्रू लो इंटेंसिटी रिपीटेटिव एक्सरसाइज ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट फटीग। कोई आप काम कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, अगर आप 10 मिनट थक जा रहे हो, ठीक है, फिर आपने वही चीज 10 दिन की, 15 दिन की, महीने भर की, तो आप 10 मिनट की जगह आधा घंटा बढ़ा सकते हो, उससे क्या बढ़ा आपका एंड्योरेंस बढ़ गया, ठीक है। फिर थर्ड आता है इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, जब आप उसको रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। जैसे कि हम लोग कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट डे करेंगे तो उसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मतलब डंबल उठा रहे हैं, हाथ ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है आपके पास, उसके लिए प्रैक्टिस नहीं है। जब रेगुलर आप करने लगोगे तो आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, आप डंबल आराम उठाओगे ऐसे, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। इंक्रीज मसल्स क्रॉस सेक्शन हाइपरट्रॉफी, जब रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होता है, देखते हो जिम जाते हैं लोग क्या होते हैं, उनके बाइसेप बन जाते हैं ना, बॉडी बिल्डर वगैरह कैसे जाते हैं, क्योंकि हाइपरट्रॉफी, मसल्स की ग्रोथ हो जाती है, मसल्स में जो फाइबर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इंक्रीज मसल्स क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी पता है ना, हाइपरट्रॉफी का मतलब पता ही नहीं क्या, मसल्स की ग्रोथ नहीं होती, हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है, यहाँ तो मसल्स की बात हो रही है, मसल्स की ग्रोथ हो रही है, हाइपरट्रॉफी कहीं भी हो सकती है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है। उसके बाद टेक्निक, व्हेन अप्लाइंग रेजिस्टेंस 4 बेसिक रूल शुड बी ऑब्जर्व, ठीक है। जब हम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो 4 हमारे बेसिक रूल हैं जो हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं। पहला क्या, द रेजिस्टेंस मस्ट बी गिवन स्मूथली फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ रेंज। रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो बहुत स्मूथली देना है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रेंज, जब आप स्टार्ट कर रहे हो बहुत स्मूथ देना है, एकदम ताकत लगा दी कि पेशेंट मुड़ ही नहीं पा रहा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, द रेजिस्टेंस मस्ट बी गिवन स्मूथली फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द रेंज, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड रेंज तक आपको बहुत स्मूथ जो है रेजिस्टेंस देना है। द डायरेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस फोर्स मस्ट बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। असिस्टेड में क्या था कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसी में आपको असिस्ट करना है, उसी डायरेक्शन में, इसमें उल्टा करना है, इसमें आपको रोकना है, अगर हाथ हम मोड़ रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं तो आपको उसको रोकना है, तभी तो रेजिस्टेंस लगेगा। तो द डायरेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस फोर्स मस्ट बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट आपको फोर्स लगाना है। थर्ड, इट शुड बी
डिमिनिश ग्रेजुअली फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, जब आप फोर्स लगाओगे स्टार्टिंग में ज़्यादा लगाओगे और धीरे धीरे करके वो कम करते जाओगे। ठीक है, जैसे एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा लगा, फिर जैसे पेशेंट लगा रहा था आप हल्का हल्का उसको कम करते जाओ। कि एंड रेंज तक अगर आप एक ही ताकत लगाए जाओगे तो पेशेंट थक जाएगा, फटीग हो जाएगा, कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो इट शुड बी डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कम करेंगे ग्रेजुअली, धीरे धीरे फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द मूवमेंट। स्टार्टिंग से लास्ट तक हम लोग उसको धीरे धीरे उसका जो वो है प्रेशर जो है रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे। तो क्या डोंट फॉरगेट टू गिव इनफ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन टू अवॉइड फटीग। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज आप करा रहे हो तो आपको रिलैक्सेशन टाइम जरूर देना है। कहीं भी हो पेशेंट को या आप खुद एक्सरसाइज कर रहे हो तो वहाँ पे क्या है आपको ब्रेक जरूरी है। लगातार कोई चीज़ नहीं होगा, जितना आप कर दो 10 मिनट ब्रेक लेते हो क्योंकि दिमाग को ब्रेक चाहिए, लगातार सब खिचड़ी बन जाएगी। तो वही से एक्सरसाइज में कोई भी आप चाहे कार्डियक कर रहे हो, चाहे रेस्पिरेटरी कर रहे हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे फिटनेस के लिए कर रहे हो या पेशेंट के साथ कर रहे हो, तो वहाँ क्या करना है आपको ब्रेक जरूरी है। जब आपको लग रहा है पेशेंट थक रहा रुक जाइए। मान लीजिए पैर आपने कहा दस उठाइए, 10 उठाया, आपको लगा पेशेंट थक गया, रुक जाइए। कुछ की अच्छी स्टेमिना होती है, कहते नहीं हम नहीं थक गए, ठीक है करा दो, जब आपको लगे थका दो, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट। ठीक, स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा, इंश्योरिंग कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी टू गेन पेशेंट फुल अटेंशन। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन में क्या करना है, कंफर्ट होना चाहिए और स्टेबिलिटी टू गेन पेशेंट फुल अटेंशन। उसकी कंफर्ट जोन में होगा और स्टेबिलिटी अच्छी होगी तभी आपका अटेंशन देगा। ठीक है, अब आपको उसको ऐसे ना लेटा दिए, मतलब आपको बेड पे लेटा दिया, बेड उसको गड़ रहा है, आधा दिमाग कर उसी को गड़ रहा कैसे करें, या कहीं बैठा दिया आपने चेयर उसमें कंफर्टेबल नहीं, चेयर करा रहा है तो आधा दिमाग उसका चेयर में होगा, या चेयर मतलब हिल रही है, आपने कभी एक्सरसाइज तो चेयर हिल रही हो, उसका दिमाग में चला गया चेयर हिल रही है। तो कंफर्ट जोन जरूरी है, स्टेबिलिटी जरूरी है। आपसे कोई काम कहा जाए, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ काम करोगे ज़्यादा चल रहे कर पाओगे ना, और कहीं कंफर्ट जोन से बाहर बैठ तो वहाँ जाकर काम करो नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे। मूवमेंट पैटर्न क्या हो, शुड बी नोन बाय द पेशेंट हैज टू बी नेचुरल एंड पर्पसफुल मूवमेंट। जो भी मूवमेंट आप पैटर्न करा रहे हो शुड बी नोन बाय द पेशेंट, पेशेंट को पता होना चाहिए कि आप क्या कराने जा रहे हो, क्या करा रहे हो, तो उससे आपको कोऑपरेट करेगा। हैज टू बी नेचुरल एंड पर्पसफुल मूवमेंट, और वो जो भी आप करा रहे हो नेचुरल होना चाहिए और पर्पसफुल होना चाहिए। तो उसके फायदे क्या है, ये नहीं कि ये पता ना दिक्कत उसको कंधे में और करा रहे हो पैर की एक्सरसाइज, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। स्टेबलाइजेशन क्या improves efficiency, this is not static when performing natural movement as it is being adapted to the circumstances of movement. Tendency of the movement to transfer to the other joint is always there so that movement pattern is altered. ठीक है, फिर ट्रैक्शन है, पता ही ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रैक्शन पता नहीं क्या होता है, नहीं पता क्या होता है, ट्रैक्शन का क्या मतलब है, किसी को आप अगर एक्सरसाइज करा रहे हो तो पेशेंट आपके पास, तो उसमें ट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, एक्सरसाइज में क्या करोगे, ट्रैक्शन अगर बोला जाए ट्रैक्शन लगाइए तो क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, कैसे करेंगे, पढ़ के बता दिया, पढ़ के बताया आपने, कैसे बताया, मन से बताया, कैसे स्ट्रेच करेंगे, अतुल बताओ ट्रैक्शन कैसे देंगे, कोई भी जॉइंट को ऐसे उसको खींच के तो उसको अगर उसको मूवमेंट कराएंगे तो उसको जॉइंट ट्रैक्शन देते हैं। जैसे मैं बताया ना, मान लो ये आपका हेड ऑफ ह्यूमरस है और ये ग्लिनोइड कैविटी, ये ग्लिनोइड कैविटी हेड ऑफ ह्यूमरस है, दोनों चिपका हुआ है, आपको पेशेंट आता है क्या करना है, ट्रैक्शन कैसे होती है, हल्का सा स्ट्रेच किया, फिर आपने मूवमेंट कराया, उससे क्या हुआ, जॉइंट स्पेस मेंटेन हो गया। जो भी उसके बीच ऑब्स्ट्रक्शन था, चाहे वो झिल्ली चिपक रही हो, चाहे हड्डी बढ़ी हो, जो भी था, उसको आपने हल्का स्ट्रेच कर लिया, वो चीज़ कम हो गई, उसके बाद आप सीधी अब मूव करते हो। जैसे आर्थराइटिस होता है तो क्या होता है, जॉइंट कट जाते हैं, पता ही नहीं होता, जो नॉर्मल आर्थराइटिस होता है नी का घुटने का, तो देखा वो गठिया हो जाता है, उसमें क्या होता है अंदर साइड का जॉइंट स्पेस कम हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर की हड्डी आपस में रगड़ खाने लगती है, जब रगड़ खाने लगती है तो उस कंडीशन में ट्रैक्शन देते हैं, खिंचाव देते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या वो मेंटेन करता है। ठीक है, अब उस कंडीशन में बहुत लोग कहते हैं हम ऐसे ठीक कर देंगे, ऐसे कैसे ठीक कर देंगे, जब कोई ज्वाइंट में सटा हुआ है या तो उसको ऑपरेट कराओ, सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, लेकिन उसको अगर आपको इम्प्रूव करना है, कुछ रगड़ खा रही है, कैसे करोगे, या कोई मशीन है मान लीजिए, मशीन के दो ज्वाइंट का दो पार्ट आपको रगड़ खा, क्या करोगे, उसको मेंटेन करोगे ना, फ्रिक्शन कम करोगे, उसमें अंदर ग्रीसिंग करोगे या तो रबड़ लगा
वही चीज़ हमारे जॉइंट्स में भी होती है। ठीक है, तो ट्रैक्शन वहाँ पे यही हो रहा है। गर्दन में और कमर में ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा दिया जाता है। हमारे पास जो पेशेंट आएंगे सबसे ज़्यादा उनको सर्वाइकल ट्रैक्शन, लंबर ट्रैक्शन। सर्वाइकल ट्रैक्शन क्या होते हैं, किसी मान लिया कि 10 दब रही है, ठीक है, यहाँ पे 7 हड्डियाँ होती है, पता सर्वाइकल 7 होती है ना, बीच में एक हड्डी है, ठीक है, इसके बीच में जो स्पेस है वो होती है डिस्क, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है दो हड्डी के बीच में। वो क्या काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में शॉकर होते हैं, शॉकर का काम क्या है, झटका देना भी लोगों को, वही काम ये करती है। रबड़ जो होती है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करते हैं, हम लोग चल रहे हैं तो हमने मान लो सर पे वेट रख दिया, ठीक है, या कोई भारी सामान उठा लिया, या बाइक से जा रहे झटका लगा कमर पे, तो जो आपस हड्डी रगड़ रखा रही है उसको वो जो डिस्क लगी उसको रोकती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कुछ भारी सामान झटके उठा लिया किसी ने, तो स्लिप डिस्क हो गया उसको, मतलब डिस्क जो अपनी यहाँ हट गई या फट गई, टीयर हो गई, कुछ भी हो जाता है डैमेज, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे स्पेस कम हो गया। ठीक है, अब जब स्पेस कम हो तो उसने क्या किया, जो वहाँ से नसें निकल रही हैं, सारी नसें हम लोग की हैं, गर्दन से कमर से सब निकलती हैं, हाथ पैर सप्लाई करती है। ठीक है, जब वो डिस्क वहाँ से खिसक गई या डैमेज हो गई तो उसने क्या किया, नस को दबा दिया, नस दबाया, अच्छा नस दबी हुई है, डिस्क निकली हुई बात, तो उसमें क्या करो, उस कंडीशन ट्रैक्शन देते हैं, ट्रैक्शन आपने दिया तो क्या हुआ, डिस्क वहाँ से रिलीज हुई, जब डिस्क रिलीज हुई तो उसने जो नर्व प्रेशर आ रहा था उसको कम कर दिया, तो जो हाथ पैरों में दर्द आ रहा था कम हो गया। ठीक है, तो ये सर्वाइकल और लंबर ट्रैक्शन हम लोग देते हैं स्लिप डिस्क के केस में, पीआईवीडी केस में, बहुत सारे आते हैं स्लिप केस में। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स, फोर्स रेजिस्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एग्जांपल मैनुअल प्रेशर, वेट, स्प्रिंग्स एटसेट्रा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस एलिसिट्स मैक्सिमम एफर्ट टू डेवलप पावर एंड हाइपरट्रॉफी, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड्योरेंस। ठीक है, अभी मैंने पहले बताया कि इसके एग्जांपल में मैनुअल प्रेशर अगर आप दे रहे हो, वेट दे रहे हो, स्प्रिंग दे रहे हो, ठीक है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या करेगा, कैसे आएगा, मैक्सिमम एफर्ट टू डेवलप पावर, पावर और हाइपरट्रॉफी अगर आपको करनी है, किसी मसल्स की हाइपरट्रॉफी करनी है ना, किसी को कोई जिम जा रहा है, मतलब बॉडी बिल्डिंग के लिए या ताकत बढ़ाने के लिए, तो क्या करना है, प्रेशर वेट जो है सो बढ़ाने हैं, और कोई खाली अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए जा रहा है कि हमारी कार्डियक और रेस्पिरेटरी के लिए जा रहा है, तो उसको एंड्योरेंस ट्रेनिंग चाहिए, तो वहाँ पे क्या है, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। ठीक है, उसको बहुत वेट की जरूरत नहीं है, उसको टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी, ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी, ये अंतर हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स का। फिर आता है कैरेक्टर ऑफ मूवमेंट, स्मूथ, नॉन जर्की, कंसिस्टेंट स्पीड विद ऑप्टिमम कॉन्ट्रैक्शन, रेंज ऑफ मोशन मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ मूवमेंट कैसा होगा, स्मूथ होगा, नॉन जर्की होगा, जर्क ना लगे किसी तरह का, कंसिस्टेंट स्पीड होगी विद ऑप्टिमम कॉन्ट्रैक्शन, रेंज ऑफ मोशन मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, फिर आता है रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ एक्सरसाइज विद ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, गेन पावर एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। फॉर एग्जांपल OA, RA, ट्रॉमेटिक इंजरी एटसेट्रा। OA मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस, RA मतलब रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जॉइंट में, और RA भी जॉइंट में होता है, लेकिन RA क्या है, आपके ब्लड में होगा। कभी ब्लड टेस्ट अगर कराया जाएगा टेस्ट में, तो वहाँ RA पॉजिटिव निकल सकता है, पर OA के लिए कोई टेस्ट नहीं होता, OA खाली एक्सरे में आपके आएगा, MRI एक्सरे में, ब्लड टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि ये वेट बेयरिंग जॉइंट में होता है। ठीक है, और RA क्या ज़्यादातर स्मॉल जॉइंट में होता है। ठीक, फिर आता है पेशेंट कोऑपरेशन। पेशेंट का कोऑपरेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है, इसमें बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। अब आता फ्री वेट वर्सेस एक्सरसाइज मशीन। इसमें क्या दोनों अंतर है, फ्री वेट्स में और एक्सरसाइज मशीन में। मशीन से क्या होगा, सेफ्टी एंड इजी टू यूज, है ना, मतलब वो सेफ होगी और यूज करने में आसानी होगी। दूसरा क्या है, कांस्टेंट ऑन मोशन एंड जनरली सिंगल प्लेन ऑफ मोशन। इसमें एक कांस्टेंट मोशन में एक्सरसाइज होगी और सिंगल प्लेन। फ्री वेट्स क्या होता है, डू नॉट रेस्ट्रिक्ट मोशन, मोशन भी होंगे, इनकॉर्पोरेट सर्टेन लेवल्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक तो फ्री वेट हो गया, दूसरा क्या, सर्जिकल ट्यूबिंग। सर्जिकल ट्यूबिंग क्या है, इसमें थेराबैंड आते हैं। ठीक है, थेराबैंड क्या होते हैं, एक तरह के इलास्टिक के वो होते हैं, बैंड टाइप्स होते हैं, उससे आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं। जैसे आप पैर बांध दिया, पेशेंट जगह उठाइए, उसने खींचा, स्ट्रेच हुआ, छोड़ दिया। ठीक है, तो या तो वेट बांधो, वेट से कराओ, या उसको बांधो पैर, तो इलास्टिक को उसने खींचा, अलग अलग उसके आते हैं स्ट्रेंथ के, कोई थोड़ा ढीला होगा, कोई ज़्यादा टाइट होगा, जैसे जिसको नीड हो वैसा आप देंगे। ठीक है, तो सर्जिकल ट्यूबिंग थेराबैंड जैसे वो लोग यूज कर रहे हैं ना, इस टाइप से होते हैं। allows for motion in multiple planes, ability to perform more functional movement, can be utilized with PNS polymetric। अब दोनों में अंतर है, मशीन में क्या है, मशीन में जैसे आपने किसी को बैठा दिया, जैसे जिम में है, मान लीजिए जिम में आप
मतलब करो बटरफ्लाई कर दो, ठीक है। बटरफ्लाई क्या है, एक डायरेक्शन चल रही है, खाली वेट तो घटा बढ़ा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। इसमें क्या है, इसमें अलाउ फॉर मोशन मल्टीपल प्लेन्स। अब आप इसको लिए तो आप कैसे भी एक्सरसाइज करोगे ना, हाथ का वैसे भी कर सकते हो, यहाँ बंधा हुआ है आप सीधे चला गया, फिर ऐसे चला गया, टेढ़ा करके ना, फिर ऐसे चला गया, किसी भी आप प्लेन में चला सकते हो, जिसकी ये बेनिफिट होती है, दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक। फिर आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग उसका होना चाहिए ताकत, ठीक है। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होती है, टर्मिनोलॉजी, रिपीटिशन मैक्सिमम, सेट इंटेंसिटी, रिकवरी पीरियड, फ्रीक्वेंसी, है ना, ये इस पे डिपेंड करता है। रिकमेंडेड टेक्निक्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मस्ट कंसीडर 4 एरियाज, अमाउंट ऑफ वेट टू बी यूज्ड, ठीक है, नंबर ऑफ रेपिटेशन, नंबर ऑफ सेट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग। अब आता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग टेक्निक्स यूज्ड इन रिहैबिलिटेशन। जब रिहैबिलिटेशन में कौन सी रेजिस्टेंस टेक्निक यूज करते हैं, इसमें डिलॉन्ग मेथड होता है, बेस्ड ऑन रिपीटिशन मैक्सिमम ऑफ 10, ठीक है। डिजाइन फॉर अर्ली रिहैब, इसको अर्ली रिहैबिलिटेशन में डिजाइन किया गया है। डिजाइन फॉर बिगिनिंग रिहैबिलिटेशन, स्टार्टिंग के लिए ये आपके इंट्रोड्यूस्ड पीआरई प्रोग्रेसिव लोडिंग, ठीक है। बिल्ड्स इन वार्म अप पीरियड, वार्म अप पीरियड को करने के लिए इसको बताया गया। डिलॉन्ग मेथड जो है सारा स्किल होता है। प्रोग्रेशन क्या, कंटिन्यूड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज that gradually places more stress on the target muscles. Weight load progression should not exceed 5% between strength training exercise, ठीक। यूजर्स क्या, इंक्रीज पाउंडेज, इंक्रीज ऑन लीवरेज ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स, अल्टरेशन स्पीड ऑफ मूवमेंट, इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज। ये आपका टॉपिक एक्टिव मूवमेंट